स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc सेकंड सेमेस्टर की बुक वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर सेकंड के एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, क्या है हमारा सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। ठीक है, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स में एक तरीके से हम क्या देखेंगे कि जैसे मेरे पास कोई भी वेक्टर फंक्शन दे दिया, जैसे R टाइप का, FT टाइप का, मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि इस तरीके के हमारे वेक्टर फंक्शन होते थे। R जैसे मैंने ले लिया, ठीक है। पहले हम करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमारा क्या होगा dr/dt। ठीक है, मतलब हमें डेरिवेटिव करना है स्केलर के रिस्पेक्ट में। फिर हम इसका करेंगे सेकंड डेरिवेटिव d2r/dt² से, फिर d3r/dt³। इस तरीके से एक के बाद एक डेरिवेटिव करने को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ, इस तरीके से डेरिवेटिव करने को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव। इसको हम लिख सकते हैं जैसे ये हमारा क्या होता है, FT होता है, ये हमारा क्या होगा FT डैश, ये FT डबल डैश, ये ट्रिपल डैश। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स बोल देते हैं। अगर हमने लिखना हो तो हम इसकी सेंस क्या रहेगी कि इफ़ R इज़ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, R मेरे पास वेक्टर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल t का, देन dr/dt इज ऑल्सो अ वेक्टर फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो dr/dt मेरा, अगर r मेरा वेक्टर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल t का, तो dr/dt भी वेक्टर फंक्शन होगा t का। तो dr/dt इज डिफरेंशिएबल, देन वी गेट अगेन ऑब्टेन्ड इट्स डेरिवेटिव एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। अगर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो इसको हम सेकंड डेरिवेटिव बोलेंगे। सिमिलरली या फिर लाइकवाइज इन द वे सिमिलर टू दैट, for a scalar function of single variable in elementary calculus we can obtain higher derivatives also, that is इसका क्यूब, इसकी पावर 4 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या होते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। अब है कुछ रिजल्ट्स जिनके आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। जो आगे थ्योरम होंगी ना इस एक्सरसाइज की वहीं आएंगी और वो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। जो अभी करवा रही हूँ उसकी प्रूफ पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे इसके अंदर हम FGH लेंगे 3, जो कि हमारे क्या होंगे, वेक्टर फंक्शन होंगे। FGH तीनों ही हम क्या लेके चलेंगे, इसके अंदर वेक्टर फंक्शन लेंगे किसी स्केलर वेरिएबल t के। ओके, जो हमारा फाई होगा वो क्या होगा, हमारा एक, वो भी हमारे मतलब फंक्शन ही होगा जैसे FGH लिए उसी तरीके का, जो कि t वेरिएबल का होगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है इसके अंदर कि अगर मैं जैसे इस तरीके से दिया f+g, दो फंक्शन है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूँ t के रिस्पेक्ट में तो वो हमारे इसके इक्वल होगा, f का अलग से कर दें और g का अलग से कर दें तो ये दोनों टर्म्स होंगी ना जो हमारी, मतलब d/g/dt, मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव करके उनको ऐड करें या फिर ऐड करके डेरिवेटिव करें तो आंसर है जो वो हमारा सेम आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे मुझे डेरिवेटिव करना हो f.g टाइप से, मतलब ये दोनों फंक्शन दे रखे हैं, वेक्टर फंक्शन, उनकी डॉट प्रोडक्ट हो रखी है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये किस तरीके से होगा मेरा, ये ऐसे होगा कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, एक स्केलर टाइप की आंसर आता है इसका। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट जब हम करेंगे ना तो हम आगे पीछे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरीके से लर्न रख लेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव dg/dt, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस df/dt इंटू में g। ठीक है, अगर मेरा बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, मतलब मैं पिछले पॉइंट में क्या कहना चाह रही थी कि f और gt बाय, मतलब इन दोनों को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं जैसे अब, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट होगी ना तो हम उसको आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। इसको मैं कैसे लिखूँगी, जैसे फर्स्ट टर्म एज इट इज़ मल्टीप्लाई dg/dt प्लस, अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा तो df/dt इंटू में g। इनको हम आगे पीछे नहीं लिख सकते, ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। ओके, उसके बाद मेरा जैसे नेक्स्ट फोर्थ, अभी मैंने आपको एक फाई बताया था जो कि हमारा क्या था, एक स्केलर फंक्शन मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये तो मैंने वेक्टर फंक्शन लिए थे, ये स्केलर लेना है, t का ही है ये। अगर मुझे कोई स्केलर फंक्शन इस तरीके से देते d/dt फाई ऑफ FT, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी, बिल्कुल सिमिलर जैसे मैंने ये दोनों करी है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ df/dt प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फाई/dt और d
सॉरी एफ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड है एज इट इज। ऐसे ही करते हैं। अगर मुझे जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे दी और उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी सिखाऊंगी और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी सिखाऊंगी, ठीक है। पहले हम देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे मुझे 3 फंक्शन दे दिए एफ जी एच, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो वो कैसे होगा, एक बार तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्लस में फिर एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे और प्लस में एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे। मतलब कि किस तरीके से होगा, जिसमें पहले फर्स्ट का ही करूँगी, वो डी एफ बाई डी टी जी एच प्लस एफ अब की बार एज इट इज़, अब इसका डेरिवेटिव होगा डी जी बाई डी टी एच प्लस अब की बार थर्ड वाले का होगा, बाकी दो एज इट इज़ एफ और जी दैट इज़ डी एच बाई डी टी। इस तरीके से होगा। ओके, 6th पॉइंट हमारे क्या होगा, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सिमिलर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी प्रोडक्ट करेंगे, मतलब डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। तो वो जैसे एफ क्रॉस जी क्रॉस एच इस तरीके से दे रखा है, तो इसका हम किस तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से एक बार इसका डेरिवेटिव, फिर एक बार इसका, फिर एक बार इसका, और ऐड कर देंगे। ध्यान रखना ब्रैकेट चेंज नहीं कर सकते हैं हम, ब्रैकेट जहाँ पे है वहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ठीक है। पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डी एफ बाई डी टी इंटू में बाकी दोनों टर्म एज इट इज़, फिर हम बीच वाले का करेंगे, ब्रैकेट जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, इंटू में एच, फिर हम लास्ट वाले का करेंगे एफ इंटू में जी इंटू में डी एच बाई डी टी। वैक्टर के साइन लगाना मत भूल जाना। ओके, तो ये है हमारे कुछ रूल जो कि हम हमारे जो क्वेश्चंस होंगे ना उसके अंदर यूज़ करेंगे। ओके, इसके प्रूफ अगर आपको ये है थोड़ा तो देख लेना, क्योंकि प्रूफ मुश्किल तो है नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, क्योंकि आगे इस एक्सरसाइज में ना कुछ थ्योरम्स और वो इम्पोर्टेंट है तो वही आते हैं, ये नहीं आती। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। मतलब डेरिवेटिव करना है हमारा कि हमने एक चेन रूल पढ़ा था 12th क्लास में, कुछ वैसा है हमारा यहाँ पे भी, कि क्या बोल रखा है, पहले हम ये रीड करेंगे कि सपोज करो आर हमारा कोई भी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है किसी भी स्केलर वेरिएबल एस का, ठीक है। आर मेरा फंक्शन है एस का, ये बोल रहा है कि सपोज आर इज़ अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ वेरिएबल एस। आर मेरा फंक्शन है किसका, स्केलर वेरिएबल एस का, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, एंड एस बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, ये स्केलर वेरिएबल है, वेक्टर नहीं आएगा इसके ऊपर, और एस हमारा क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है स्केलर वेरिएबल टी का। आर तो हमारा फंक्शन है एस का, आर हमारा एक वेक्टर फंक्शन जो कि एक स्केलर वेरिएबल किसका है, एस का है। आगे फर्दर एस मेरा किसका फंक्शन है, टी का। ये बोला इन्होंने कि आर बी अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल एस एंड एस बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, ठीक है। देन आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, आर तो एस का, मतलब आर तो किसका फंक्शन है, इसका एस फंक्शन है टी का। तो अगर हम देखें ब्रॉड वे में तो आर किसका फंक्शन हो गया, टी का फंक्शन हो गया। देन आर इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर हम ले लें कि डेल्टा टी हमारा स्मॉल चेंज है टी के अंदर, डेल्टा एस और डेल्टा आर हमारा चेंज है एस और आर के अंदर, तो अगर मुझे अगर ये निकालना हो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो वो किसके इक्वल होगा। अगर मुझे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी मतलब आर का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, तो वो किसके इक्वल होगा, आर एस का फंक्शन है, फिर एस टी का फंक्शन है, तो वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि आर तो एस का फंक्शन है, फिर एस टी का फंक्शन है। अगर मुझे आर का टी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ये इसके इक्वल होगा डेल्टा आर बाय डेल्टा एस के इंटू में डेल्टा एस बाय डेल्टा टी के इक्वल होगा। क्यों, यही हमारा क्या होता था, चेन रूल भी होता था, जिसके अंदर यही होता था कि इसका इसके रिस्पेक्ट में, देन नेक्स्ट का नेक्स्ट के रिस्पेक्ट में। ये हमारा एस है, ये हमारा आर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अगर हम अब जैसे ये हमारी टर्म हो गई, अब मुझे अगर मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि अगर मुझे ये कंप्लीट डेरिवेटिव चाहिए
तो मैं यहाँ पे लिमिट, नीचे वाली लिमिट को 0 की तरफ टेंड करवा दूँगी। जब हम नीचे वाली लिमिट को 0 की तरफ टेंड करवा देते हैं ना पार्शियल डेरिवेटिव में, तो वो किस में चेंज हो जाता है, हमारा कंप्लीट डेरिवेटिव में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या करवा देंगे, 0 करवा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, इसकी लिमिट इसके साथ अलग से, इसकी लिमिट इसके साथ अलग से। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि इस तरीके से लिमिट हो तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बाय डेल्टा एस, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ये भी कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो क्या बन जाएगा हमारा, डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी एस इंटू में डी एस अपॉन डी टी। मतलब ये हमारा इस तरीके से हमने चेन रूल टाइप का बन गया ना हमारा। ये क्या था, डेरिवेटिव था फंक्शन का, फंक्शन की मतलब आर एस के रिस्पेक्ट में था, फिर एस टी के रिस्पेक्ट में था। अगर हमें आर का टी के रिस्पेक्ट में चाहिए था तो हमने इस तरीके से इसको निकाल लिया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कांस्टेंट वेक्टर। देखो वेक्टर हमारा क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, वो हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, अगर फिर हमें पढ़ना अब कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट मतलब हमारी क्या होती है कि कोई भी चीज़ है वो फिक्स है, मतलब ऐसा वेक्टर जिसके अंदर डायरेक्शन भी फिक्स हो और मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसके अंदर डायरेक्शन भी फिक्स हो और मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो, ऐसे वेक्टर को हम कांस्टेंट वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि मुझे कोई भी वेक्टर दे दिया इस तरीके से, i + 3j + 2 के इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्शन तो इसकी क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जो जैसे 1 3 2, जो कि ये कोऑर्डिनेट फिक्स हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, तो वो क्या होगा, √ इसके जो हमारी इसके आगे होगा, मतलब 1 + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 + 9 + 4। इस तरीके से √ 15 हो गया। अब ये टर्म भी कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी फिक्स है, दैट इज़ इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है। तो ये वेक्टर कैसा वेक्टर हो गया, कांस्टेंट वेक्टर। लेकिन जैसे मुझे ये दे दिया कोई भी जैसे मैंने वेक्टर ले लिया, जैसे फंक्शन है मेरा ये टी का फंक्शन है। ठीक है, तो 2ti + 3tj + 3tk। ठीक है, अब जो इसके जैसे मैं इसका वेक्टर निकालूंगी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी और इसके जैसे हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो ये फिक्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा है ना टी इंक्लूड होगा, और जो टी है ना वो कैसा है, वेरिएबल है, जो कि चेंज हो सकता है। तो इस तरीके के जो वेक्टर होंगे जिसके अंदर वेरिएबल इंक्लूड्स होंगे, वो हमारे कांस्टेंट वेक्टर नहीं होंगे। जबकि जो इस तरीके के वेक्टर थे वो हमारे कैसे वेक्टर थे, कांस्टेंट वेक्टर थे। सिमिलरली जैसे मुझे आपकी बुक में ये एग्जांपल भी दे रखा है cos t टाइप से, cos t i + cos sin t + k, इस तरीके का एक आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो वो भी है जो हमारा है ना वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके एंगल में चेंज हो सकता है ना। जैसे जैसे हम उसका एंगल चेंज करेंगे तो ये cos sin वगैरह की वैल्यू चेंज होंगी, तो वो भी कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा। ओके, अब देखो ये जो आपकी थ्योरम है इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकती है बस। ओके, तो क्या है, इन्होंने ये बोला है कि डेरिवेटिव है ना जो कांस्टेंट वेक्टर का वो 0 वेक्टर होगा। ठीक है, 0 वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के ऊपर वेक्टर। तो इन्होंने बोला है कि जैसे हमारे नॉर्मल व्यू में पता है कि डेरिवेटिव करते हैं हम किसी कांस्टेंट टर्म का, तो वो क्या होता है, 0। तो अगर हम डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट वेक्टर का, तो वो क्या होगा, 0 वेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक वेक्टर लेना पड़ेगा जो कि कांस्टेंट होगा। तो लेट कर लिया हमने, जैसे आर ले लो यहाँ पे, या फिर एफ टी ले लो, आपकी मर्जी है। जो कि हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, वो हो गया सी। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, अगर मैं क्या ले लूँ, स्मॉल चेंज ले लूँ। ठीक है, क्या ले लूँ, स्मॉल चेंज ले लूँ आर के अंदर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम लेट
डेल्टा आर बी स्मॉल चेंज इन आर। तो अगर हम स्मॉल चेंज ले लें तो वो क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर इक्वल्स टू सी। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे है ना जो ये डेल्टा आर की वैल्यू है ना वो निकालनी है, इस वजह से मैंने इसके अंदर स्मॉल चेंजेस के अंदर ऐड किया है। तो ये, और क्योंकि ये वाली कांस्टेंट टर्म है तो ये तो हमारी हमेशा फिक्स ही रहेगी, इसके अंदर कोई स्मॉल चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये तो फिक्स टर्म है, क्योंकि हमें कांस्टेंट वेक्टर लेना है जो कि चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अगर हमने इसके अंदर स्मॉल चेंज लिया और मुझे स्मॉल चेंज की वैल्यू चाहिए तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर इक्वल टू सी माइनस सी। तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो डेल्टा आर किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों के बाई में क्या कर देंगे, डेल्टा टी कर देंगे। अगर दोनों के बाई में डेल्टा टी करेंगे, जीरो अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब मुझे अगर पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो हम दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू, नीचे वाली टर्म को जीरो की तरफ टेंड करवाते हैं तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दैट इज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अगर इधर भी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो कराएंगे तो उसका तो जीरो ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, जीरो ही हो गया। ठीक है, तो अब हमारी ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, तो डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो आ गया। हम आर कॉन्स्टेंट लेके चले थे और उसका कंप्लीट डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया। देखो ये हमारा क्या हो गया, ज़ीरो, मतलब डी आर बाई डी टी, क्योंकि हमने ये इस तरीके से वेक्टर की फॉर्म में लिया था तो ये इसको हम ज़ीरो वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो हमारा आर हमने वेक्टर कांस्टेंट लिया था और उसका जब हमने डेरिवेटिव किया तो वो क्या आ गया, हमारा ज़ीरो वेक्टर आ गया। मतलब डेरिवेटिव होगा ना जो कांस्टेंट वेक्टर का वो ज़ीरो वेक्टर होगा। आर हमने एक कांस्टेंट टर्म ली थी, उसका स्मॉल चेंज निकाला, फिर उसकी वैल्यू डेल आर चाहिए थी हमें तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर क्योंकि मुझे डेरिवेटिव निकाला तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, फिर हम लिमिट लेते दोनों साइड और उसके बाद ये कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो नेक्स्ट थ्योरम है ये हमारी, हम अब लगातार थ्योरम करेंगे जो इन थ्योरम्स में से है ना वो एग्ज़ाम में आ सकता है, जो हम मैंने पहले नहीं बताई थी उनमें से नहीं आता है, इनमें से आता है। अब 6 थ्योरम्स हैं। ओके, देखेंगे इस लेक्चर में कितनी हो पाएंगी, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टू बी कांस्टेंट इज डी एफ बाई डी टी ज़ीरो। मतलब क्या है कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी वेक्टर फंक्शन एफ की, अगर मतलब इन्होंने ये बोल दिया कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है तो हमारी कि अगर मेरा एफ एक स्केलर वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, मतलब जो मेरा एफ फंक्शन है ना वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो डी एफ बाई डी टी है ना वो पक्का ज़ीरो होगा, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। और अगर किसी का डेरिवेटिव ज़ीरो है ना तो उसका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा। ये हमें इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है और ये प्रूव करके दिखानी है। वैसे भी जनरल सी बात है कि कोई फंक्शन अगर मेरा कांस्टेंट टाइप का है ना तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है, और अगर किसी का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही है हमारी इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो पहले हम लेके चलेंगे इसकी नेसेसरी कंडीशन। कंडीशन इज नेसेसरी, जो कि क्या है, इसके अंदर हम f को एक कांस्टेंट लेके चलेंगे, कांस्टेंट वेक्टर टाइप का। ठीक है, लेट f बी अ कांस्टेंट वेक्टर, और हमें प्रूफ क्या करना है कि डी एफ बाई डी टी है ना ज़ीरो आ जाए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अगर मेरा f कांस्टेंट वेक्टर है तो f हम किस तरीके से लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये वेक्टर होगा लेकिन इधर वाले क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। f1 i प्लस f2 j प्लस f3 k, जहाँ पे जो मेरे f1 f2 f3 है ना वो t के फंक्शन नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर मैंने बताया था अगर ये t के फंक्शन हो गए तो फिर t पे डिपेंड कर जाएंगे और फिर तो वो कांस्टेंट रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल है t तो वो चेंज हो जाएंगे। तो f1 f2 f3 है ना t के फंक्शन नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये टी के फंक्शन नहीं होंगे ना तभी ये कांस्टेंट वेक्टर होंगे, अगर ये टी के फंक्शन होंगे तो ये कांस्टेंट वेक्टर ही नहीं रहेंगे। तो ज़रूर लिखेंगे हम कि f1 f2 f3 है ना आर नॉट द फंक्शन ऑफ टी, ये टी के फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम अब इनका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी एफ बाई डी टी, अब ये टी के फंक्शन तो है नहीं, और अगर इनका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो इसका भी ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो और इसका भी ज़ीरो,
ये क्या हो गया हमारा डी एफ बाई डी टी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसका मतलब अगर मेरा एफ कॉन्स्टेंट वेक्टर था ना तो मेरा डी एफ बाई डी टी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। एफ कॉन्स्टेंट वेक्टर लिया, एफ हमारे इस तरीके का होगा F1i प्लस F2j प्लस F3 के, जहाँ पे F1 F2 F3 आर फ्री फ्रॉम टी, मतलब टी नहीं इंक्लूडेड है इसमें, मतलब टी के फंक्शन नहीं है ये। फिर अगर हमने इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो टी के फंक्शन तो है नहीं, तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो ये ज़ीरो हो गया। तो एफ अगर हमारा कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होगा। कंडीशन इज सफिशेंट में हमें क्या निकालना है कि हम डी एफ बाई डी टी को ज़ीरो तो लेके चलेंगे और एफ को कॉन्स्टेंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, कंडीशन इज सफिशेंट, इसमें हम क्या लेके चलेंगे कि जो हमारा डेरिवेटिव है ना वो क्या है, वो ज़ीरो के इक्वल है। तो हमें लेट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एफ़ लेके चलेंगे, ठीक है, और उसको प्रूव कर देंगे कि वो हमारा है ना कांस्टेंट वेक्टर ही होगा। लेकिन उसको हम मतलब खुद से हम कांस्टेंट लेके नहीं चलेंगे उसको, बल्कि हम उसको तो प्रूव करेंगे कि वो कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि अगर हम खुद से ही उसको कांस्टेंट वेक्टर लेके चल पड़े तो प्रूफ क्या करेंगे, है ना। तो हम उसको लेके तो चलेंगे कि जैसे वो टी का फंक्शन है, और फिर आते आते हम उसको ये प्रूव कर देंगे कि वो तो हमारा कांस्टेंट वेक्टर था, टी का फंक्शन नहीं था, तो फिर वो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो डी एफ बाई डी टी अगर हमें जीरो दे रखा है, जैसे ये तो हमारी गिवन चीज़ है सफिशिएंट कंडीशन में, और हमें प्रूव क्या करना है कि जो एफ़ है ना वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो मैं सपोज इस तरीके से करूँगी एफ़ को कि वो हमारा टी का फंक्शन है, वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। तो लेट कर लिया हमने जो F1t है, F2t है, F3t है। अब की बार जो है ना हमारे वो टी के फंक्शन है, ये क्या होते हैं, हमारे कंपोनेंट होते हैं किसके, एफ़ के। मतलब ये एफ वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं F1ti प्लस F2tj प्लस F3t के। तो ये F1 F2 F3 क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं ना एफ़ के। तो ये हमने इस तरीके से पहले लिख के दिखा दिया है कि ये जो है ना टी के जो टी वेरिएबल है ना उनके फंक्शन नहीं है F1 F2 F3। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से ले लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव दोनों साइड, क्योंकि डेरिवेटिव टाइप की टर्म्स का ही तो हम यूज़ करेंगे ना, तभी तो हमारा प्रूफ होगा, क्योंकि जो चीज़ गिवन है उसका तो यूज़ करेंगे। तो इस वजह से हमने क्या कर लिया, दोनों साइड डेरिवेटिव कर लिया टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी एफ वन अपॉन डी टी आई प्लस डी एफ टू अपॉन डी टी जे प्लस डी एफ थ्री टी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे भी टी। ओके की, तो हमारे ये इस तरीके से हो गया। अब जो डी एफ अपॉन डी टी है ना वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, और डी एफ अपॉन डी टी यहाँ से इसके इक्वल है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो डी एफ वन अपॉन डी टी आई प्लस डी एफ टू अपॉन डी टी जे प्लस डी एफ थ्री अपॉन डी टी के किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के इक्वल हो गया। ज़ीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ज़ीरो को हम ऐसे लिखते हैं ज़ीरो ऑफ आई प्लस ज़ीरो ऑफ जे प्लस ज़ीरो ऑफ के। तो आई वाली टर्म को आई वाले के साथ कंपेयर करेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ। तो डी एफ वन अपॉन डी टी ज़ीरो हो गया, डी एफ टू अपॉन डी टी भी ज़ीरो हो गया, डी एफ थ्री अपॉन डी टी भी ज़ीरो हो गया। अब किसी का भी डेरिवेटिव ज़ीरो कब होता है, किसी भी, ये हमारी कैसी स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन के बारे में हमें पता होता है कि किसी भी स्केलर का डेरिवेटिव ज़ीरो कब होता है, जब हमारी ये टर्म कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव तो ज़ीरो होता है। तो इसका डेरिवेटिव, अगर इन तीनों का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि F1 F2 F3 क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर F1 F2 F3 कांस्टेंट हो गए तो हमारा F1 F2 F3 कांस्टेंट हो गए तो ये जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, मतलब कांस्टेंट वेक्टर होगा। तो जो हमारा f है ना वो क्या होगा, यहाँ से कांस्टेंट वेक्टर होगा। अगर हमारा डी एफ अपॉन डी टी ज़ीरो था तो जो मेरा f है वो कांस्टेंट वेक्टर होगा। ओके, तो इस तरीके से हम ये थ्योरम करेंगे। जो नेक्स्ट थ्योरम है ना वो मैं आपको एक साथ ही करवाऊंगी अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।